Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we are going to do 2023 का past paper IMET. As always हम लोग bio वाला section सबसे पहले करेंगे, but before we can get into it, I wanted to share one thing कि 2023 और 24 के paper में there is a difference in a sense कि 2024 में there was a variety of questions और questions की लेंथ काफ़ी छोटी थी. अगर आप ये 2023 का पेपर है यानी कि 2023 तक जितने भी इससे पहले IMETs कंडक्ट हुए हैं वो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का मतलब लेंथ ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छी होती थी 23 तक, ठीक है, 2023 के पेपर तक. लेकिन 24 के अंदर पेपर पैटर्न बहुत हद तक चेंज हो गया. सो 2025 में if you are preparing only on the basis of past papers तो please don't do that. आप जितना हो सके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें और टॉपिक्स को चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस करने की और समझने की कोशिश करें. डोंट जस्ट रिलाई ऑन पास्ट पेपर्स, क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते. 24 में पेपर पैटर्न बहुत ही डिफरेंट हो गया था. अब यहाँ पे अगर आप देखो ये 2023 का पेपर है बायो सेक्शन, तो लेंथ ऑफ क्वेश्चंस ये ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत आसान है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि आपका अच्छा टाइम निकल जाएगा इनको रीड करने में. एनीवेज we'll start with bio section. ये हमारे पास पहली वीडियो है ऑफ 2023 past paper. क्वेश्चन नंबर 10 अकॉर्डिंग टू द सीरीज़, या फिर वैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 है बायो का. ग्लूकोज कैन फीड, ओके ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैन फीड इनटू बायोकेमिकल पाथवेज नोटेड इन द ऑप्शंस बिलो. हमारे पास इन्होंने मतलब मुझे समझ आ गया. अच्छा, ग्लूकोज के बारे में कुछ ना कुछ सवाल है. ज़्यादातर क्या होता है कि इन तरीके के क्वेश्चंस में ये इन्फॉर्मेशन जो होती है ऊपर वाली वो सॉर्ट ऑफ लाइक एक्स्ट्रा होती है. इस पे आपको इतना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट फोकस ऑन द लास्ट सेंटेंस, क्योंकि वो ही क्वेश्चन होता है. अब ये लास्ट सेंटेंस है, देखो यही क्वेश्चन है और फिर ऑप्शंस आप पढ़ें, उसके बाद चेक कि क्या चीज़ सही है. तो इसीलिए इसको हमने देख लिया. अच्छा, ग्लूकोज के बारे में कुछ सवाल है, तो हमने देखा कि हर पाथवे के अंदर ग्लूकोज क्या करता है, कुछ ना कुछ ATP बनाता है, ठीक है. आई मेक श्योर कि मैं आपको ये जो क्वेश्चन है इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी शेयर करूँ. तो इसमें कहता है कि आप हमें क्या करना है, हमें सवाल क्या है. मैं सवाल पढ़ रही हूँ. सवाल में ये कहा है उन्होंने कि रैंक आपको क्या करना है, रैंकिंग करनी है. मतलब एक ऑर्डर में अगर उसने लिखा हुआ है रैंक का मतलब है आपको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन ऑप्शंस को, ठीक है. किस बेसिस पे भाई, इस इन द ऑर्डर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नेट ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. हमें मतलब किस चीज़ को ध्यान में रखना है, हमें मतलब इनको ऑर्डर में अरेंज करना है. कैसा ऑर्डर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, के हर पाथवे के अंदर सबसे ज़्यादा ATP किस में बन रहा है और सबसे कम किस में बन रहा है. तो उस ऑर्डर में हम लोग चलेंगे. अब एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एंड वील अरेंज दैम ऑन दैट बेसिस, ठीक है. आप इस क्वेश्चन को चाहे खुद भी वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं एंड देन यू कैन कम बैक फॉर द राइट ऑप्शन एंड द सोल्यूशन, ठीक है. बिफोर वी गेट इनटू द ऑप्शंस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ कि यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन किस बारे में. ये सवाल प्रॉब्ली लिया गया है बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर से. फोटोसिंथेसिस और सेल्यूलर रेस्पिरेशन यहाँ पे डिस्कस की गई है. अब देखो हमारे पास जो ATP की प्रोडक्शन होती है वो 2-3 तरीक़ों से होती है. पहला हमारे पास है जब हम लोग फोटोसिंथेसिस में जो पहला स्टेप होता है लाइट रिएक्शन, वहाँ पे जब ATP बनता है उस प्रोसेस को आप बोलेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है. जहाँ पे भी वर्ड फॉस्फोरिलेशन आ जाए इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ATP, सही है. तो फोटो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में, तो लाइट रिएक्शन में जो आपके पास ATP बनेगा वो फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रोसेस कहलाएगा. दूसरा हमारे पास है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या है, यहाँ पे आपके पास जो सेलुलर रेस्पिरेशन है जिसके 3 स्टेप्स होते हैं. हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को ये वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करके पढ़ाती हूँ, क्योंकि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हो रही है, कौन सा स्टेप कहाँ पे, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पहले भी
पास्ट पेपर्स में आया हुआ है और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से और भी सवाल आ सकते हैं। तो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन जो है उसके 3 स्टेप्स होता है। पहला ग्लाइकोलिसिस, जो कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में सेम होता है और ये साइटोप्लाज्म में होगा। एक बात यहाँ पे एक सवाल बन सकता है। दूसरा हमारे पास सेकंड स्टेप है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे? तो आप बोलेंगे मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तीसरा हमारे पास जो स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हमारे पास क्रिस्टा यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन होगी माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसको आप क्रिस्टा बोलते हैं, वहाँ पे ये होगा। ठीक है, अब सबस्ट्रेट लेवल, अब इन तीनों स्टेप्स के अंदर एटीपी बनता है। आहिस्ता आहिस्ता मज़े से क्या करता है, सेल ग्लूकोज को तोड़ता है, उसे एटीपी लेता है। तो इसके अंदर भी ग्लूकोज टूटेगा, इसमें भी टूटेगा, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी एटीपी की। ठीक है, मेजरली जो ग्लूकोज टूट रहा है वो ग्लाइकोलिसिस में टूट रहा है। फिर वो पायरुवेट बनाता है, वो पायरुवेट जाता है क्रेब्स साइकिल में। फिर क्रेब्स साइकिल में कुछ और मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा एटीपी मिलता है। तो तीनों स्टेप्स में एटीपी तो बनेगा। तो अब यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में जो एटीपी बन रहा है उसको आप कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की वजह से एटीपी बना। तो क्या हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया और क्रेब्स साइकिल हो गया। उसके बाद हमारे पास है थर्ड स्टेप जो कि है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे जो एटीपी प्रोडक्शन होगी उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है कीमियोस्मोसिस। स्पेलिंग ठीक नहीं है, आई नो दैट, लेकिन आप स्पेलिंग रीचेक कर सकते हो। लेकिन कीमियोस्मोसिस, ठीक है, ये एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये बात क्लियर हो गई। अब ये आपने कहीं पे नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से आपको फर्दर और भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहाँ पे या कहीं और भी। ओके, विद दैट अब हम क्वेश्चंस पढ़ने लगते हैं। आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। अच्छा, ये क्या चीज़ है? अब ये कहाँ से आ गया? देखो, हमारे पास रेस्पिरेशन जो है, सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके 2 टाइप्स होता है। एक हमारे पास है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। जो प्रेजेंस में है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो मैंने भी आपको बताया, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये होगी एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स। दूसरा हमारे पास जो है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस जो पहला स्टेप है वो दोनों में सेम है। अगर आपसे पूछे दोनों में कॉमन स्टेप कौन सा है, कॉमन चीज़ क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। चलो, ये तो हो गया। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम है फर्मेंटेशन। ठीक है, और यहाँ पे फर्मेंटेशन 2 तरीके से होती है। या तो उसमें लैक्टिक एसिड बनेगा तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, या तो वो होगी क्या, अल्कोहलिक, जिसके अंदर इथेनॉल बनेगी। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और याद रखिएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल एटीपी कितना बनता है? 38 एटीपी बनता है। 38 बनेगा बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक सेल में, और 36 एटीपी बनेगा एरोबिक रेस्पिरेशन किस में? यूकैरियोटिक सेल में। ये अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि यहाँ पे हर चीज़ लिखी हुई एक क्वेश्चन, एक MCQs के इक्वल है, यानी कि आपका 1.5 मार्क। ओके, ये भी सवाल है, ये भी क्वेश्चन है। अब सवाल ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितना एटीपी बनता है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों, लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक, दोनों के अंदर 2 एटीपी बनता है। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन के अंदर अगर आपके पास 4 मॉलिक्यूल हैं तो बताइए उसके अंदर एटीपी, हमें बताना है कि जिसमें ज़्यादा एटीपी बने उसको हमने पहले रखना है, फिर इस तरीके से ऑर्डर करके स्मॉल में। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना एटीपी बन रहा है। तो देखो, ये मैंने जो आपको बताया कि 2 एटीपी बन रहा है एनारोबिक के अंदर, ये एक ग्लूकोज का बात हो रही है। यहाँ पे कितने हैं? मतलब एक ग्लूकोज से कितना बन रहा है? 2 एटीपी बन रहा है। तो अब मेरे पास 4 ग्लूकोज हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8, तो ऑप्शन ए के अंदर 8 एटीपी हैं। सही है। फिर है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यहाँ पे भी 2 एटीपी बनेंगे, लेकिन कितने मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के? 6 मॉलिक्यूल हैं। तो 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, 6 2 ज़ा 12। ये तो सिंपल बेसिक मैथ्स है, राइट?
इसको थोड़ा सा सही से करके लिखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर क्या, ऑप्शन ए में कितने ATP बन रहे थे? ऑप्शन 3 में कह रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ETC की बात आ गई जो हमने पढ़ा अभी। कहता है कि उसके अंदर अगर हमारे पास सिंगल मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का और वो ग्लाइकोलिटिक और सिट्रिक एसिड साइकिल के स्टेजेस से गुजरता है। अब ये देखो ये किसकी बात हो रही है, कह रहा है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का और उसमें क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है और सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल दूसरा नाम है किसका, क्रेब्स साइकिल का, एक ही बात है। तो बोल रहा है कि इसमें कितना ATP बनेगा, इसमें कितना ATP बनेगा। तो देखिए जो अब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो मैंने बताया कितना ATP बनता है टोटल हमारे पास बनता है यूकैरियोटिक के अंदर 36 ATP। अब ये जो 36 ATP है, देखो ग्लाइकोलिसिस जो है हमारे पास, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बनता है, नेट ATP 2 बनता है। क्रेब्स साइकिल में कितना ATP, ये आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, और मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी कैन डू सम लेक्चर सीरीज ऑन दैट। लेकिन ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट फ्यू कॉन्सेप्ट्स और थोड़े बहुत नंबर्स याद करना है आपको, 2-3 एंड दैट्स इट, यू विल बी गुड। तो क्रेब्स साइकिल में कितना ATP बन रहा है, तो भाई यहाँ पे हमारे पास, अच्छा तीसरा कौन सा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था। मैंने कहा 36 टोटल ATP है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास कितना ATP निकलेगा, $32 ATP। यहाँ पे आ गया 2 ATP। क्लियर। तो यानी कि ओके, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास कितना ATP बन रहा है, 32 ATP। क्रेब्स साइकिल में 2 ATP निकल रहा है, ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस में भी 2 ATP निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इन्होंने कहा हुआ है यहाँ पे। तो अब इन सब को मिला के कितना ATP निकल रहा है, 36 ATP। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे इन्होंने वर्डिंग कंफ्यूजिंग रखी है। पहले तो इन्होंने बात की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, मैंने जस्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दिया है ताकि क्लियर हो जाए कितना ATP कहाँ से आ रहा है। ये जो ATP है तो आप बोलेंगे कि 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से आ रहा है और 32 ATP कहाँ से आ रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिसको आप कहते हैं कीमियोस्मोसिस। तो खैर इन्होंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद कहते हैं कि एक सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, ठीक है, थ्रू द ग्लाइकोलिटिक एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। तो आई डोंट नो इफ़ वी हैव टू कंसिडर दीज 4 ATPs टुगेदर और नॉट, बट ठीक है चलो 36 हमने लिख लिया। इनको अगर आप करेंगे काउंट तो 36 होगा, नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन खुद अकेले से 32 ATP मिलेगा। लेट्स मूव टू ऑप्शन नंबर 4। कहता है ग्लाइकोलिसिस ऑफ 7 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना बनेगा। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, एक ग्लाइकोलिसिस में आपको एक ग्लूकोज से 2 ATP मिल रहा है, ठीक है, ये मैं ग्लाइकोलिसिस का बता रही हूँ। तो एक ग्लूकोज से कितना ATP, 2 ATP मिल रहा है। उसने कितना बोला है, 7 ग्लूकोज, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 14, तो यहाँ पे 14 ATP है। एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं वो सारा मैं यहाँ पे इरेज कर देंगे हम, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो सबसे ज़्यादा ATP कहाँ पे बन रहा है, ऑप्शन 3 में बन रहा है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन 4 सही है, 14 ATP। उसके बाद ऑप्शन 2 सही है, यानी कि 12 ATP। उसके बाद 8 ATP वाला ऑप्शन 1 सही है। आई थिंक मुझे लगता है बायो जो है वो 2024 की ज़्यादा आसान थी एज़ कम्पेयर्ड टू इस पेपर से, 2023 वाले पेपर से। एनीवेज़ ये भी इतनी मुश्किल नहीं है, जस्ट ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है अगर आप कंपैरिजन करो दोनों पेपर्स का। एनीवेज़ ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन।